आइए दोस्तों, आज अपन शुरू करते हैं सह संबंध यानी सह संबंध से अभिप्राय क्या होता है। मीनिंग ऑफ कोरिलेशन। देखिए, सह संबंध से अभिप्राय होता है कि गणित जो विषय है उसको अपन अपने जीवन से दूर नहीं रख सकते। उसका गणित का अन्य विषयों के साथ भी सह संबंध स्थापित होता है। तो समवाय सह संबंध का अभिप्राय है गणित विषय का जीवन से दूर निरस पर्यावरण में सब विषयों से संबंध विच्छेदित या अलग करके न पढ़ाया जाए। यानी कि गणित विषय को जीवन से दूर नीरस पर्यावरण में सब विषयों से संबंध विच्छेद यानी अलग करके न पढ़ाया जाए। गणित को एक यूनिट या इकाई की तरह ही पढ़ाना चाहिए। यानी कि गणित विषय का अन्य विषयों के साथ भी सह संबंध होता है, कोरिलेशन होता है, समवाय होता है। तो अपन को जो गणित का ज्ञान देना चाहिए वो एक यूनिट की तरह ही देना चाहिए। देखो, गणित पढ़ाते समय विभिन्न विषयों को एक दूसरे से संबंधित करके पढ़ाया जाता है। तो इस प्रकार के जो पारस्परिक जो संबंध होता है उसे क्या कहा जाता है? समवाय या कोरिलेशन या सह संबंध कहा जाता है। यानी कि गणित को अन्य विषय के साथ से संबंधित यानी कि परस्पर संबंधित करके जो पढ़ाया जाता है उसे सह संबंध, समवाय या कोरिलेशन कहते हैं। अब देखो, OS त्यागी ने एक बात कह दी थी, ओंकार सिंह त्यागी ने। उसने कह दी थी कि सह संबंध विभिन्न विषयों की विषय वस्तु या प्रकरणों के मध्य पाए जाने वाले संयुक्त संबंध की ओर इंगित करता है। तो ये OS त्यागी ने कह दिया था कि सह संबंध विभिन्न विषयों की विषय वस्तु या प्रकरणों के मध्य पाए जाने वाले संयुक्त संबंध की ओर इंगित करता है। तो देखिए, सह संबंध की आवश्यकता है, नीड ऑफ कोरिलेशन। देखो, सह संबंध की आवश्यकता के लिए J.F. हर्बर्ट नाम का जो व्यक्ति था, J.F. हर्बर्ट ने एक बात कह दी थी कि जो सर्वप्रथम जो स्कूलों के पाठ्य विषय में जो सह संबंध स्थापित करने पर जो सबसे पहले जोर देने वाला व्यक्ति जो कौन था? J.F. हर्बर्ट ही था। ये स्कूल के पाठ्य विषय में से संबंध स्थापित करने के लिए सबसे पहले जोर किसने दिया? J.F. हर्बर्ट ने दिया। तो इन्होंने कह दिया था जो कि मनुष्य का जो मस्तिष्क होता है वो एक इकाई की तरह होता है। जैसे अपन कहते हैं कि एक इकाई की तरह, जैसे मैंने ये कह दिया ये एक इकाई है। अब इस इकाई में देखो, ये नहीं है कि अपन केवल ये इकाई केवल गणित के लिए अलग भाग होगा। ये गणित पढ़ाने के लिए कोई अलग खंड होगा। अपने मस्तिष्क में कोई विज्ञान पढ़ाने के लिए कोई अलग खंड बन रहा होगा, कोई अलग कमरा बन रहा होगा। एक विज्ञान इस कमरे में पढ़ाई जाएगी अपने मस्तिष्क के अंदर। बस जो आदमी गणित पढ़ सकता है वो विज्ञान नहीं पढ़ सकता, ऐसी बात नहीं है। तो इसने कह दिया था कि समवाय और सह संबंध का सिद्धांत यही कहता है कि ये इकाई के सिद्धांत पर आधारित है। यानी कि ये एक विषय का दूसरे विषय के साथ संबंध स्थापित करके पढ़ाना चाहता है, यानी कि वो इकाई के रूप में पढ़वाना चाहता है। तो इकाई जो सिद्धांत है अल्फ्रेड बीने के एक तत्व के सिद्धांत पर आधारित है। एक तत्व के सिद्धांत पर आधारित है। अल्फ्रेड बीने ने जो इकाई तत्व या एक तत्व का सिद्धांत दिया था बुद्धि के संबंध में, तो ये उसी सिद्धांत पर आधारित है। यानी समवाय या सह संबंध किस सिद्धांत पर आधारित है? अल्फ्रेड बीने की एक बुद्धि के एक तत्व के सिद्धांत पर आधारित है। अल्फ्रेड बीने के बुद्धि के, यहाँ पे बुद्धि शब्द लिख लेना, अल्फ्रेड बीने के बुद्धि के एक तत्व के सिद्धांत पर आधारित है। कौन सा? सह संबंध या समवाय सिद्धांत। पूर्व ज्ञान पर आधारित करके समवाय है जो पूर्व ज्ञान पर आधारित करके इन ज्ञान दिया जाए तथा पूर्व अनुभव से सह संबंध स्थापित किया जा सके। तथा पूर्व अनुभव से
पूर्व अनुभवों से यह संबंध स्थापित किया जाए। तो ये बात भी पूर्व अनुभवों पर आधारित है। इससे संबंध समवाय का सिद्धांत पूर्व अनुभवों पर आधारित है, तभी जाके अपन नवीन ज्ञान को प्राप्ति कर सकेंगे, यानी नवीन ज्ञान दे सकेंगे। तो ये से संबंध समवाय की आवश्यकता के संबंध में प्रमुख तथ्य है। जो अपन बात करते हैं से संबंध के उद्देश्य, एम्स ऑफ कोरिलेशन, यानी इसका क्या उद्देश्य है। इसमें इसके अंतर्गत देखो पाठ्यक्रम को सरल बनाना। देखो सहसंबंध का उद्देश्य कि पाठ्यक्रम को ऐसा सरल बनाया जाना चाहिए कि वो जो गणित अपन विषय पढ़ा रहे हैं उसका अन्य विषयों के साथ इस तरह से अंतर संबंधित होना चाहिए, एक प्रकरण दूसरे प्रकरण से दूसरे विषयों के प्रकरणों के साथ इस तरह से जुड़ा रहना चाहिए कि जिससे कि अपन जब पढ़ाई करें तो वो विषय वस्तु अपन को सरल लगे, और विषय वस्तु सरल लगे और बौद्धिक लगे, रोचक लगे। तो इस तरह से यह पाठ्यक्रम को सरल बनाना चाहिए। तो सहसंबंध के उद्देश्यों की पूर्ति करता है ये बात। अब देखो ज्ञान को व्यवहारिक भी बनाता है, यानी कि सहसंबंध का जो प्रमुख उद्देश्य है कि ज्ञान को व्यवहारिक बनाना, यानी कि अपन अन्य विषयों के साथ सहसंबंधित कर देंगे तो वो अपना ज्ञान व्यवहारिक बन जाएगा कि अपन विज्ञान में भी गणित का उपयोग कर रहे हैं, भूगोल में भी गणित का उपयोग कर रहे हैं और भूगोल का उपयोग गणित में कर रहे हैं। तो इस तरह से भूगोल में भी गणित का उपयोग कर रहे हैं, गणित का उपयोग भूगोल में कर रहे हैं। तो इस तरह की जो ज्ञान कराएंगे तो वो ज्ञान हो जाएगा व्यवहारिक और वास्तविक ज्ञान की प्राप्ति होगी वहां से। तो बनाने के लिए इस तरह से प्रस्तुत करनी चाहिए कि विषय वस्तु को वो अन्य विषय वस्तु से के साथ से संबंधित हो सके। और यहाँ से अपन को जो जैसे मैं गणित को कला वर्ग से मैं संबंधित कर देता हूँ, तो कला वर्ग का विषय अपन को गणित के साथ संबंधित करने से बहुत ही रोचक और रुचिकर लगेगा। तो इस तरह से संबंधित करके ही अपन को विषय को पढ़ाना चाहिए। तो से संबंधित कर लेने से अपन को वो विषय रोचक लगता है और इससे हमारी मानसिक तनाव भी कम हो जाता है और हम विभिन्न प्रकरणों को समझने के लिए सहजता से अपन उसको सीखते हैं। तो अपन मानसिक थकान भी अपन को महसूस नहीं होती है। तो इस तरह से सहसंबंध के ये उद्देश्य थे। देखिए दोस्तों, अब बात करते हैं सहसंबंध समवाय या समन्वय के प्रकार की, टाइप ऑफ कोरिलेशन। समन्वय सहसंबंध समवाय के जो 3 प्रकार बताए जाते हैं। देखो आपको किताबों में लिखा मिल जाएगा, खूब मैटर लिखा हुआ है, लेकिन वो समझ में नहीं आता कि क्या किसके साथ कैसे संबंधित है वो। अपन को क्वेश्चन यहाँ से सेकंड ग्रेड में, हर सेकंड ग्रेड में कोई सी भी पेपर उठा के देख लेना, सेकंड ग्रेड में एक क्वेश्चन तो यहाँ से पूछा जाता है और रीट भर्ती में भी यहाँ से क्वेश्चन बनने की संभावना है। अब देखिए सहसंबंध के 3 प्रकार बताए जाते हैं। एक तो शीर्षस्थ सहसंबंध होता है। शीर्षस्थ सहसंबंध का जो अन्य नाम है जो एकिक सहसंबंध भी है। एकिक सहसंबंध लिखा ना मिले तो वर्टिकल या लंबवत सहसंबंध भी यहाँ पे लिखा मिलता है। देखो दूसरा प्रकार है अनुप्रस्थीय या रेखीय सहसंबंध। अनुप्रस्थीय सहसंबंध भी लिखा मिल सकता है, रेखीय सहसंबंध में लिखा मिल सकता है या बहुपक्षीय सहसंबंध में लिखा मिल सकता है। देखो हॉरिजेंटल यानी क्षैतिज, तो ये गुणात्मक सहसंबंध में आपको लिखा मिल सकता है, इसका उपनाम। अब देखो पारस्परिक सहसंबंध, इसे इंग्लिश में बोला जाता है कोलैटेरल कोरिलेशन। पारस्परिक सहसंबंध। अब देखो ये इसमें अंतर क्या है, अभी तीनों में थोड़ा थोड़ा बारीक बारीक अंतर है। अब देखो यहाँ पे देखो गणित की विभिन्न शाखाओं के साथ संबंध। जैसे मैंने कहा गणित है, गणित विषय में विभिन्न शाखाएं होती है, अंक गणित, बीज गणित, रेखा गणित, त्रिकोणमिति, बहुत सी शाखाएं होती है। उनका आपस में एक दूसरे के साथ संबंध होता है, वो कौन सा संबंध होता है, शीर्षस्थ सहसंबंध कहलाता है। तो क्वेश्चन यही बनता है यहाँ से, गणित की विभिन्न शाखाओं के साथ से संबंध होना, या विज्ञान के विभिन्न शाखाओं के साथ से संबंध होना, या सामाजिक विज्ञान के विभिन्न शाखाओं के साथ से संबंध होना। तो यहाँ पे एक शब्द पकड़ना होगा, विभिन्न शाखाओं के साथ से संबंध। तो ये क्या है, शीर्षस्थ या एकिक से संबंध होता है। अब देखो ये है हॉरिजेंटल या क्षैतिज।
या गुणात्मक से संबंध या अनुप्रस्थीय या रेखीय से संबंध। देखो इसमें क्या होता है, गणित का अन्य विषयों के साथ से संबंध होता है, गणित का अन्य विषयों के साथ। यहाँ पे तो गणित की विभिन्न शाखाओं के साथ संबंध है और यहाँ पे अन्य विषयों के साथ संबंध है, तो ये अनुप्रस्थीय से संबंध कहलाएगा। पारस्परिक से संबंध, अब देखो गणित की एक विभिन्न शाखाएं होती है और विभिन्न शाखाओं में भी विभिन्न पार्ट होते हैं। जैसे मैंने कहा अंक गणित, अब अंक गणित के अंदर भी बहुत से चैप्टर होते हैं। अंक गणित के अंतर्गत अपन प्राकृत संख्याएं पढ़ सकते हैं, सम संख्या, विषम संख्या, भाज्य संख्या, अभाज्य संख्या, पूर्णांक संख्या, पूर्ण संख्या और भी रियल नंबर, कोई सी भी संख्या अपन पढ़ सकते हैं जो अंक गणित की शाखाओं के साथ हो। तो विभिन्न पार्टों के साथ से संबंधित होती हैं। कौन सा संबंध कहलाता है, वो पारस्परिक से संबंध कहलाता है। अब देखो आपको ये सब लिख रखा है तब भी याद नहीं होगा, मेरे को पता है, लेकिन अब अपन को इसको याद करने का तरीका क्या है वो मैं आपको बताता हूँ इस वीडियो के माध्यम से। देखो मैंने क्या कहा कि मैंने यहाँ पे एक शब्द लिख रखा है वर्टिकल यानी लंबवत या एक या शीर्षक। शीर्षक यानी सिर से, लंबवत यानी ऊपर से नीचे गिरेगी तो लंबवत ही तो गिरेगी कोई वस्तु। जैसे मैंने एक बॉल ली, बॉल को मैंने जैसे यहाँ गणित विषय को ऊपर से फेंका यहाँ से, तो गेंद कहाँ पे जाके गिरेगी, गणित के ऊपर गिरेगी। गणित के ऊपर से गिरती गिरती है गणित की विभिन्न शाखाओं के साथ मिलती हुई ये बॉल जाएगी। तो ये कौन सा हो गया, ये संबंध कौन से संबंध को बताता है, शीर्षक या लंबवत से संबंध को बताता है या एक से संबंध को बताता है। यानी कि ये नहीं है कि अपन गणित के ऊपर पढ़ रहे हैं तो वो विज्ञान के ऊपर भी गिरेगी, गणित के ऊपर पढ़ रहे हैं तो वो गणित के ऊपर ही ये गेंद गिरेगी। और यदि ये गेंद अपन विज्ञान के ऊपर गिरेंगे तो विज्ञान की शाखाओं के साथ संबंध होगा। यदि यही गेंद को मैं यहाँ से गिरूं तो यह सामाजिक विज्ञान के साथ से संबंध हो गया। यदि गेंद को मैं लंबवत गिरता हूं, यदि ये गेंद ऊपर से नीचे आती है, ऊपर से नीचे आती है तो वो संबंध होगा एक या लंबवत से संबंध होगा या शीर्षक से संबंध होगा। यदि मैं इस गेंद को, इस बॉल को मैं इधर से फेंकूं यानी क्षैतिज रूप से फेंकूं या हॉरिजॉन्टल रूप से फेंकूं तो ये गेंद कहाँ पे जाएगी, यानी कि ये गणित के साथ विज्ञान को भी छू के जाएगी, सामाजिक विज्ञान को भी छू के जाएगी। यानी अन्य विषय को छूकर निकल रहे हैं, यानी क्षैतिज रूप से फेंका जाए तो अन्य विषय को छूकर निकलेगी और लंबवत रूप से फेंका जाए तो केवल एक ही विषय की विभिन्न शाखाओं को छूते हुए निकलेगी। अब देखो पारस्परिक से संबंध में क्या होते हैं कि जैसे अंक गणित है, अंक गणित का खुद की शाखाओं के साथ खुद की ही शाखा है अंक गणित। अब अंक गणित में विभिन्न पार्ट होंगे, जैसे रेखा गणित ले लिया, रेखा गणित में त्रिभुज अलग है, चतुर्भुज अलग है, विभिन्न प्रकार के चैप्टर इसमें अलग अलग है, तो अलग अलग को अलग अलग ही पढ़ा जाएगा। तो वो कौन सा संबंध होगा, पारस्परिक से संबंध होगा। तो इस तरह से अपन इस बात को यहाँ से समझ सकते हैं। अब आइए दोस्तों बात करते हैं गणित का अन्य विषयों के साथ समन्वय, समवाय से संबंध, कोरिलेशन ऑफ मैथमेटिक्स विद अदर सब्जेक्ट। अन्य विषयों के साथ गणित का क्या संबंध है। अब देखो पढ़ने को तो बहुत ही आसान टॉपिक है ये, लेकिन ऐसा लग रहा है कि जैसे कि गणित का अपन को विज्ञान के साथ संबंध का भी पता है, भौतिक शास्त्र के साथ पता है, लेकिन रसायन शास्त्र के साथ गणित का कैसे संबंध होता है इसका अपन को पता नहीं है। नहीं जीव विज्ञान के साथ या वनस्पति विज्ञान के साथ क्या संबंध होता है, कैसे संबंध निकाले, तो गणित का इतिहास के साथ कैसे संबंधित है इसका भी पता नहीं है। तो ये चीज स्टार लगा रहा हूँ, इस चीजों पर अपनी नेगेटिविटी जाती है कि यह गणित व मनोविज्ञान से संबंधित है, इस पर भी पता नहीं है। अब देखो ये सब चीजें स्टार लगा रखी है, यहाँ पे अपन नेगेटिव सोच जाते हैं और क्वेश्चन यही पूछ सकता है कि गणित का किन विषय के साथ समन्वय या समवाय स्थापित नहीं है का क्वेश्चन पूछेगा तो एक विषय ऐसा होगा जिसके साथ समन्वय स्थापित नहीं होगा। किसके साथ है तो अपन को ऐसा लगेगा कि ये तो गणित का कला वर्ग के साथ कैसे संबंधित हो सकता है, लेकिन फिर भी ये गणित कला से संबंधित है। अब देखिए एक एक की बात करते हैं। गणित व विज्ञान, अब गणित को देखो विज्ञान की कुंजी व सिंह द्वार कह दिया है जो रॉजर बैंकर ने कहा था। तो गणित का विज्ञान के साथ से संबंध का तो पता अपन को ऐसे भी रहता है, क्योंकि गणित
विज्ञान के हाथ पैर भी कह सकते हैं, गणित को विज्ञान का हाथ पैर भी कहा जाता है। बिना गणित के विज्ञान की शिक्षा अधूरी रहती है। अपन को पता है कि गणित के ज्ञान के बिना विज्ञान अधूरा है। विज्ञान के किसी भी अंग को, चाहे वह भौतिक शास्त्र हो, चाहे रसायन शास्त्र हो, चाहे जीव शास्त्र हो या वनस्पति शास्त्र हो, कोई सा भी शास्त्र हो, उसमें गणित का उपयोग कहीं ना कहीं आवश्यक होता है। तो गणित का विज्ञान के साथ वो अंतर संबंधित होता है। अब गणित का भौतिक शास्त्र के साथ संबंधित है कि नहीं, गणित के नियम अपन पढ़ते हैं, वहां पे भी गणित का उपयोग होता है। किसी विद्युत संचालित होती है तो वहां पे भी गणित का उपयोग होता है। अपन कोई भी त्वरण निकाले, शक्ति निकाले, गुरुत्वाकर्षण के नियम निकाले, तो कहीं न कहीं गणित का उपयोग तो इसमें भौतिक शास्त्र के अंतर्गत भी हो रहा है। अब गणित का रसायन शास्त्र के साथ मैंने स्टार लगाया, इसका मतलब ये कैसे समझे कि रसायन शास्त्र में गणित का उपयोग कैसे हो। ऐसे लगता है कि अपन को उपयोग हो ही नहीं रहा, लेकिन उपयोग होता है। अब होता कैसे है, वो होता है जैसे अपन ने कोई समीकरण लिखी, उस समीकरण में कितने अणु थे, कितने पानी की आवश्यकता, किस अनुपात में आवश्यकता होगी, कितने ml का रसायन ले, तो इन समय में क्या हो रहा है, गणित का उपयोग ही तो हो रहा है। तो गणित का उपयोग रसायन शास्त्र से संबंधित है। अब क्या गणित का उपयोग वनस्पति और जीव शास्त्र से संबंधित है? हाँ बिल्कुल है, क्योंकि जैसे वनस्पति शास्त्र में जैसे पेड़ कितनी वृद्धि कर रहे हैं एक दिन में, कितना बड़ा, और उसकी फूल पत्तियों पर क्या प्रभाव पड़ा, तो ये सब बातें भी तो गणित से संबंधित ही है। तो गणित का उपयोग कहीं न कहीं हो रहा है इनमें भी। तो गणित का भूगोल के साथ संबंध, देखो गणित भूगोल जैसे पृथ्वी की लंबाई नापी, चौड़ाई मापी, ऊंचाई मापी, तो ये सब में भी गणित का उपयोग हो रहा है। अब गणित का इतिहास के साथ क्या संबंध है, जैसे विभिन्न गणितज्ञ हैं, गणितज्ञों में श्री रामानुजाचार्य, श्रीधराचार्य, आर्यभट्ट और भी विभिन्न गणितज्ञ हुए, जिनके अपन इतिहास के बारे में जाने, तो अपन को इतिहास को समझने में भी हमें सहायता मिलेगी इन बातों से। तो उनके गणितज्ञों के इतिहास को जानने में अपन कुशलता हासिल कर रहे हैं। तो गणित कहीं न कहीं इतिहास से भी संबंधित है, अर्थशास्त्र के साथ भी संबंध है, क्योंकि चाहे बैंकिंग हो, चाहे कोई व्यापार हो, चाहे और कोई सी भी बीमा पॉलिसी हो, कहीं न कहीं गणित का उपयोग भी यहाँ पे होता है अर्थशास्त्र के अंतर्गत। अब गणित का नागरिक शास्त्र के अंतर्गत देखो कैसे उपयोग होता है। नागरिक शास्त्र से ऐसा लग रहा है कि इसका नागरिक शास्त्र में क्या काम है गणित का, लेकिन कहीं न कहीं काम है। जैसे अपने गांव है, गांव में जनसंख्या कितनी है, गांव में जनसंख्या के अलावा वहां पे कितनी पंचायत हैं, उन्हें नगर पालिका, कितने विधानसभा है, कितने लोकसभा है, तो ये सब बातें कहाँ पे है, नागरिक शास्त्र के अंतर्गत आएगी। तो ये भी यहाँ पे भी कहीं न कहीं गणित का उपयोग तो हो ही रहा है। तो अब देखो गणित का उपयोग हो रहा है कि नहीं हो रहा है, हो रहा है। अब गणित है जो मनोविज्ञान से संबंधित है कि नहीं है, देखो आपने खूब पढ़ा होगा बुद्धि में बुद्धि लब्धि का आईक्यू, बुद्धि लब्धि पढ़ी होगी आईक्यू, वहां पे भी कहीं न कहीं अंतर रूप से गणित का उपयोग हो रहा है। तो इसके देखो गणित का उपयोग मनोविज्ञान में हो रहा है कि नहीं हो रहा है, तो इसके बारे में तो हर्बर्ट स्पेंसर ने एक बात कही थी। हर्बर्ट स्पेंसर अब हर्बर्ट स्पेंसर ने क्या कहा था, उस बात को भी अपन लिख लेते हैं कि मनोविज्ञान में गणित का उपयोग केवल संभव ही नहीं वरन अति आवश्यक है। हर्बर्ट स्पेंसर ने कह दिया था कि मनोविज्ञान में गणित का उपयोग केवल संभव ही नहीं वरन अति आवश्यक है, बहुत ही आवश्यक है मनोविज्ञान में तो गणित का उपयोग। अब देखो गणित है जो कला से कैसे संबंधित है, आप ऐसे सोच रहे हैं कला वर्ग से कैसे संबंधित है। जैसे आपने कोई आकृति खींची, कोई रेखा चित्र बनाया, कोई भी ग्राफ बनाया, तो वहां पे भी अपन कहीं न कहीं कला का उपयोग कर रहे हैं, अपनी कुशलताओं का उपयोग कर रहे हैं। तो कहीं न कहीं कला से भी वो संबंधित है गणित भी। गणित का संगीत के साथ, संगीत में 7 स्वर होते हैं। अब उन 7 स्वरों को कितनी लय से अपन को गाना है, किस उतार चढ़ाव पे जाना है, तो वो सब में कहीं न कहीं गणित का उपयोग तो हो ही रहा है। अब गणित का भाषा के साथ संबंध, अब गणित भी भाषा से संबंधित है। जैसे अपने इबारत वाले क्वेश्चन आते हैं, अपन ने इबारत वाले क्वेश्चनों की भाषा को नहीं समझा तो अपन के क्वेश्चन, गणित के क्वेश्चनों को सोल्व नहीं कर सकते। तो गणित में कहीं न कहीं भाषा का उपयोग भी हो रहा है, तो नहीं भाषा में भी अपन को कुशलता हासिल करनी होगी। तो इस तरह से ये गणित जो विषय अन्य विषयों के साथ से संबंधित भी रहता है। तो ये था आपका आज का वीडियो। आपको ये वीडियो
वीडियो कैसा लगा है हमें कमेंट करके ज़रूर बताइए। यदि आप इस चैनल पर नए हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकन को ज़रूर प्रेस कीजिए। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो के साथ। जय हिंद, जय भारत।